everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video we are going to start a new chapter of class 12 political science, that is chapter number 9 globalization. Alright, एंड ट्रस्ट मी बहुत सिंपल चैप्टर है. इट्स अ वेरी इजी सिंपल चैप्टर. ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी शॉर्ट है. एंड वील कवर दिस चैप्टर इन दिस वीडियो ओनली. सो वन शॉर्ट वीडियो है एंड बहुत ईजिली विद हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, जैसा मैं आप देख सकते हैं, आई हैव क्रिएटेड दीज नोट्स इन सम पॉइंट्स, राइट. तो ये आपको एग्जाम पर्पज से ही बहुत हेल्पफुल होंगे एंड आई वुड सजेस्ट दैट वीडियो के साथ साथ ही यू कैन मेक योर नोट्स इन द सेम वे. तो आपको आपके रिविजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ऑल राइट. और अगर आप सेपरेट नोटबुक में नहीं बनाना चाहते हैं, यू हैव लेस टाइम बिकॉज अब बोर्ड्स आने ही वाले हैं, तो आप ये जो साइड में स्पेस एनसीईआरटी में होता है, यू कैन यूज इट एंड मेक योर नोट्स एंड पॉइंटर्स हेयर एज वेल, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की. तो ऐसा तो है नहीं कि दिस इज समथिंग जो हम पहली बार सुन रहे हैं, राइट. हमने पहले भी ये वर्ड सुना है, पहले भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है. ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ये स्टार्ट आपको यहाँ पे ये स्टार्ट यहाँ पे हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू. ठीक है, जो बताता है किस तरह से डेली लाइफ में, ठीक है, जॉब में, हर हमारा जो एस्पेक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस टाइम पे हम उस एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं, उस फिनोमेना को हम देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, राइट. सो यू कैन रीड दीज एग्जाम्पल्स. बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे. जैसे कि जो आपका पहला एग्जाम्पल है, दिस इज अबाउट अ पर्सन नेम जनार्दन. और ये जो इंसान है, ये बेसिकली बाहर की कंपनी इन द सेंस दूसरे देश की कंपनी में काम करता है. रात को काम करता है बिकॉज जो जिस देश की कंपनी में ये काम करता है वहाँ पे उस टाइम पर दिन होता है. ठीक है, वहाँ मॉर्निंग का टाइम होता है. ये जो पर्सन है ये दूसरी लैंग्वेज बोलता है जब ये ऑफिस में एंटर करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी जो हॉलीडेज हैं, ठीक है, वो भी इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होती बिकॉज ही इज़ नॉट वर्किंग इन एन इंडियन कंपनी, ही इज़ वर्किंग इन एन कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री, राइट. अब्रॉड की कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसके क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉलीडेज डिसाइड होती हैं. तो हम देख सकते हैं किस तरह से एक इंडियन पर्सन दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग चल रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, हम इसे आउटसोर्सिंग भी कहते हैं कि जो कंपनीज हैं वो अपना काम आउटसोर्स कर देती हैं. ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में आप देखो कॉल सेंटर्स कितने ज़्यादा होते हैं. इंडिया में लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, चीप लेबर मिल जाती है, राइट. तो वो जो लेबर से रिलेटेड काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्हें हम एमएनसीज बोलते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज, आपने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा, वो अपनी ऐसी सर्विसेज को इंडिया में आउटसोर्स करते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज. ना अभी हमने देखा ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, बट अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं. इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन भी होती है. ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम ग्लोबलाइजेशन को नहीं समझ सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. अगर हम बहुत ही बेसिक ग्लोबलाइजेशन, ये जो शब्द है, इसकी बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन डील्स विद फ्लोज इन द सेंस मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, राइट. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? एक एरिया, या फिर हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है. चाहे वो कोई कंपनी के थ्रू हो, ठीक है, वो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, कोई कल्चरल कनेक्शन हो इन कंट्रीज के बीच में. बट ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, ये हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. सो इसीलिए यहाँ ग्लोबलाइजेशन को बोला गया है दैट ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज. ठीक है, मतलब एक आपका एस्पेक्ट एक एरिया से दूसरी जगह जा रहा है. अब ये जो फ्लोज है ये भी काफ़ी सारी चीज़ों के हो सकते हैं, जैसे कि आइडियाज़. ठीक है, एक एरिया से दूसरी जगह कोई आइडिया फ्लो करके जा रहा है,
राइट। आपकी कैपिटल, जैसे मैंने अभी बोला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, चाइना में इन्वेस्ट करती हैं, वो क्या है, वो कैपिटल का फ्लो हो रहा है। कमोडिटीज, कमोडिटीज तो बहुत ही ईजी है, हम ट्रेड के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। इंडिया बाहर कमोडिटीज एक्सपोर्ट करती है, बाहर से इंडिया में कमोडिटीज आती हैं, जिसे हम इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पीपल माइग्रेशन, हम देखते हैं किस तरह से कितने सारे लोग जो आज का जो समय है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं, है ना। तो ये फ्लोज हैं, आइडिया, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल, ये क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी को हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? तो ग्लोबलाइजेशन से हम अभी तक क्या समझे? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, कि अगर जो एक एरिया है ये, इसे हम नहीं बोल सकते कि आज के समय पे ये एक कंट्री बिल्कुल आइसोलेटेड है, नहीं, वो किसी ना किसी टर्म्स में जो आपका वर्ल्ड सिस्टम है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरी जो कंट्रीज हैं उसके साथ डेफिनेटली वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब है कि कोई भी एरिया आइसोलेटेड नहीं है, देयर इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। समझ में आया? तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हम ज़्यादातर ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक कंसेप्ट, ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन से रिलेटेड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, यहाँ पे पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं, सोशल एलिमेंट्स भी हैं और इकोनॉमिक एलिमेंट्स भी हैं। So it is definitely wrong to assume that globalization is purely economic or purely cultural, राइट। बट हम एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट रहता है वो काफ़ी अनइवन है, ठीक है। मतलब अगर हम 4 कंट्रीज ले लें, इंडिया ले लेते हैं हम, ब्रिटिश जो कंट्री है ब्रिटेन, हम उसे ले लेते हैं, फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, ये सारी कंट्रीज जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, वो डिफर करेगा, ठीक है। इंडिया में अलग लेवल का यहाँ पे चेंज होगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वहीं अमेरिका में अलग तरह से चेंज होगा, राइट। सो दिस इज वाई वी आर सेइंग कि जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो हर जगह इक्वल नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं है, दैट्स वेरी अनइवन। गॉट इट? अनइवन कैसे है वो हम अभी आगे के अपने जो टॉपिक्स हैं उसमें हम समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका दे रखा है ग्लोबलाइजेशन एज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, राइट। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्यों होता है, ठीक है। अब हम अगर देखें ग्लोबलाइजेशन, सपोज हम बहुत ही नॉर्मल सी ट्रेड की भाषा में समझते हैं ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। अगर हम बहुत पहले की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया पहले से ही गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करता था, राइट। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे यूरोप और इंडिया, यूरोप और ईस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन रहा है ना, थ्रू आउट द हिस्ट्री। स्पाइसेस जाते थे, मेडिसिनल प्लांट्स, कॉटन, सिल्क, ये सारी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता था, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आज के समय में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हमेशा से हिस्टोरिकल टाइम से एग्जिस्ट करता आया है, बट जो कंटेम्प्ररी ग्लोबलाइजेशन है इसमें ऐसा क्या अलग है जो इस टाइम पे इतना हाइप है ग्लोबलाइजेशन का? दिस इज बिकॉज ऑफ द स्केल एंड स्पीड ऑफ फ्लोज, ठीक है। पहले जो फ्लोज होते थे लोगों के, कमोडिटीज के, कैपिटल के या आइडियाज के, ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो होता था। जितना आज हम देखते हैं इतना हार्ड एंड फास्ट जो हमारा फ्लोज हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, उतना नहीं था। और जिस स्केल पे देख सकते हैं, द अमाउंट of commodities that are being traded right now, right, number of people that are migrating from one area to another, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, and this is what makes the globalization unique इन द प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। दैट इज कंटेम्प्ररी ग्लोबलाइजेशन को क्या यूनिक बनाता है? द स्केल एंड स्पीड ऑफ द फ्लोज। समझ में आया? अब जैसा हमने देखा, हमने 3 डायमेंशंस देखे ना ग्लोबलाइजेशन की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर। लर्न दीज डायमेंशंस, ठीक है। इसी डायमेंशंस में हम इसकी कॉजेज भी एनालाइज करेंगे, राइट। बट इससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी
कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्यों इतना तेज हो रहा है, इतने ज़्यादा फ्लोज हो रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फंडामेंटल कॉज है ग्लोबलाइजेशन का। तो जब से टेलीग्राफ बना है, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इन सब का इन्वेंशन हुआ है, कम्युनिकेशन हमारी इम्प्रूव हो गई है ना। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब हम मतलब इट्स लाइक हम बहुत ही मिनट्स में, सेकंड्स में अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं। करेक्ट। जब से प्रिंटिंग आई है ना, उससे नेशनलिज्म का राइज हुआ। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली आपकी क्लास 10th में, जब आपने इंडिया का पढ़ा होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, तब प्रिंटिंग का कितना ज़्यादा रोल था। ठीक है, उसकी वजह से नेशनलिज्म की जो वो एक फीलिंग थी वो कितनी ज़्यादा राइज हुई, है ना। दिस इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज, एंड टेक्नोलॉजी की वजह से कितना ज़्यादा राइज हो गया है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ईजियर मूवमेंट हो गया है आइडियाज़ का, कैपिटल का, कमोडिटीज़ का, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन आप देखो कितना ईजी हो गया है ना। टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम किस तरह से बहुत ईजीली अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, है ना। कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, राइट। सो आई होप टेक्नोलॉजी वाला कंसेप्ट ये आप अच्छे से लिखेंगे जब भी आपका कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आएगा। ठीक है, सो हम ये देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का रोल तो है, बट द पेस ऑफ दीज फ्लोज मे वैरी। फॉर एग्जाम्पल, जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल और कमोडिटीज होता है ये ज़्यादा जल्दी होता है, अगर हम थोड़ा क्विकर होता है अगर हम कंपेयर करें लोगों से, पीपल से। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड कमोडिटीज ये थोड़ा क्विकर है than the movement of people, so इसलिए हम बोल रहे हैं the pace of these flows may vary. People in different regions have to recognize these interconnections exactly। जब तक लोग, जो पीपल हैं, जो रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जब तक वो ये इंटरकनेक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो इन इंटरकनेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे, तब तक ग्लोबलाइजेशन फ्लरिश नहीं कर पाएगा। अब हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और चीज़ देख सकते हैं, इवेंट्स इन वन एरिया इम्पैक्ट्स अनदर। अगर कोई एक एरिया में, कोई एक कंट्री में वॉर हो रहा है, तो आज के टाइम पे तो दूसरी कंट्री है वहाँ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी कंट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ आइडिया देंगे वहाँ पे, अपने व्यूज़ देंगे कि किस तरह से ये वॉर को हमें देखना चाहिए। इज़ इट यूजफुल, इज़ इट बेनिफिशियल फॉर वन कंट्री और अनदर, राइट। हम देख सकते हैं कि किस तरह से नॉट ओनली वॉर बट ऑल्सो कोई एक डिजीज़ अगर एक जगह फैल जाती है, तो बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल वो दूसरी जगह भी फैलने लगती है। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब कोई भी एरिया आइसोलेटेड नहीं है, देयर इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। आई होप इट इज क्लियर। तो जैसा देख सकते हैं, कहीं बर्ड फ्लू आई, ठीक है, बर्ड फ्लू स्प्रेड हुआ, तो सुनामी आई, इकोनॉमिक इवेंट्स हुए, तो ये अगर एक एरिया में होते हैं तो दूसरे एरिया को भी डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर सपोज आप देखो मिडिल ईस्ट में ऑयल क्राइसिस होता है तो वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा, राइट। आपने कोविड-19 देखा, पूरे वर्ल्ड को उसने इम्पैक्ट करा, करेक्ट। रशिया यूक्रेन वॉर आप देखो किस तरह से दूसरी कंट्रीज को भी इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। और जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं ना, यू कैन ऐड दीज कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, तो ये आपके आंसर को वैल्यू देता है, एग्जामिनर को पता है कि ओके, द स्टूडेंट जिसने आंसर लिखा है वो वेल अवेयर है अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एज वेल। गॉट इट। सो आई होप ये जो कॉजेज वाला है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, ये काफ़ी अच्छे से क्लियर है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज पे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज पे हम ये देखेंगे कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब हमारा यहाँ है गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी जो सोवेरेनिटी है, उसकी जो पावर है, क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसकी सोवेरेनिटी, उसकी पावर, उसका एरिया ऑफ एक्शन इफेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, सो हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ स्टेट सोवेरेनिटी, ये हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहली चीज आती है इरोजन ऑफ स्टेट कंसेप्ट, स्टेट कैपेसिटी। यहाँ देखो, डिक्लाइन इन एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स टू डू व्हाट दे डू। अब हो क्या रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम एक चीज देखते हैं कि
जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट के, कहीं ना कहीं अब वो वहाँ से विड्रॉ कर रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट थी, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ सोसाइटी को कंट्रोल करती थी, अब वो एक मिनिमलिस्ट स्टेट बन के रह गई है। मिनिमलिस्ट स्टेट मतलब क्या है? जो अपने कोर फंक्शंस हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, सिटीजन्स की सिक्योरिटी, वो अभी भी करती है, ठीक है, वो अभी भी मिनिमलिस्टिक स्टेट के अंडर आते हैं। बट द थिंग इज इट विड्रॉज फ्रॉम मैनी अर्लियर फंक्शंस। जो पहले जो वो काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करती थी, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को देखना, उसे इंश्योर करना, अब वो वहाँ से विड्रॉ कर चुकी है। क्यों विड्रॉ कर चुकी है? बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बन गया है। अब मार्केट डिटरमाइन करता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़ है वो क्या होगी, ठीक है। हम अभी भी देख सकते हैं, जैसे अब मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, इंडिया में आ रही हैं, दूसरे देशों में मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, वो किस तरह से पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, राइट। और वो जो मार्केट है वही डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं गवर्नमेंट का रोल, स्टेट का रोल रिड्यूस हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक मिनिमलिस्ट स्टेट बन के रह गई है। ओल्ड वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अब डिक्लाइन होता दिख रहा है, ठीक है ना। बट हमें एक दूसरी चीज यहाँ देखनी पड़ेगी कि थोड़ा अगर हम ब्रॉडर व्यू देखें तो हम ये देख सकते हैं, जो प्राइमेसी ऑफ द स्टेट, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट है, इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी अनचैलेंज्ड, राइट। इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। अभी भी हम देख सकते हैं स्टेट को ग्लोबलाइजेशन कम इफेक्ट करता है। कैसे? पहली चीज, जो ओल्ड जेलसीज या ओल्ड राइवलरीज होती थी बिटवीन द कंट्रीज, वो अभी तक रुकी नहीं है, वो खत्म तो हुई नहीं है ना। वो कौन देखता है? ये जो जेलसीज, ये जो राइवलरीज, वॉर्स, न्यूक्लियर वॉर, ये अभी भी कौन देखता है? स्टेट देखता है। मार्केट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो पहला रीजन हम बोल सकते हैं कि स्टेट की जो सोवेरेनिटी है, स्टेट की प्राइमेसी अभी भी मेंटेन है। दूसरी चीज, स्टेट अभी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं आपकी लॉ एंड ऑर्डर की, नेशनल सिक्योरिटी के, वो तो ये अभी भी परफॉर्म करता ही है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो बताता है कि किस तरह से हम बोल रहे हैं कि स्टेट की प्राइमेसी अभी भी मेंटेन है, ठीक है। पहली चीज, ओल्ड राइवलरीज, जेलसीज अभी भी कंटिन्यू करती हैं, स्टेट वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, जो इसेंशियल फंक्शंस हैं स्टेट के, लॉ एंड ऑर्डर के, नेशनल सिक्योरिटी के, वो अभी भी स्टेट देखती है, राइट। मोर ओवर कॉन्शियसली विड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स। अब यहाँ ये देखें कि जो स्टेट है, इट कॉन्शियसली विड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन, कोई फोर्स नहीं कर रहा उसको, है ना, वो खुद से विड्रॉ करती है। जैसे कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट देखें तो गवर्नमेंट ही तो प्राइवेटाइजेशन लाती है ना, वही तो प्राइवेट कंपनीज पे इकोनॉमी को छोड़ देती है, मार्केट को, इंडस्ट्री को अब बेसिकली प्राइवेटाइज कर देती है। नो वन इज फोर्सिंग द स्टेट, है ना। तो स्टेट कॉन्शियसली वहां से विड्रॉ कर रही है। अगर हम इंडिया में बात करें, 1991, the students who are having economics they must be aware of this। 1991 में जब एलपीजी आया, ठीक है, एलपीजी क्या है? ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब इंडिया की इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करा गया, ठीक है, वहां पे स्टेट ने ये डिसीजन लिया था ना, राइट। सो यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो स्टेट है, इट कॉन्शियसली विड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर। Now, third point is that in some respects, state capacity has received a boost। अब देखो, तीन एस्पेक्ट्स हमें एनालाइज करने पड़ेंगे। पहली चीज, स्टेट कैपेसिटी इरोज कैसे हो रही है। दूसरी चीज, स्टेट की प्राइमेसी अभी भी मेंटेन्ड और अनचैलेंज्ड कैसे है। तीसरी चीज, स्टेट कैपेसिटी को एक बूस्ट मिला है और ज्यादा बढ़ गई है स्टेट की सोवेरेनिटी। कैसे? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, जब से टेक्नोलॉजी आई है, स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली कलेक्ट कर सकती है ना। जैसे इंडिया में देखो आप, हर चीज़ आधार से हमारी लिंक हो गई है ना। स्टेट के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है उसके सिटीजन्स के बारे में। तो डेफिनेटली इसकी वजह से स्टेट जो है वो ज़्यादा अच्छे से रूल कर सकती है, बिकॉज उसे पता है कि उसके सिटीजन्स कैसे हैं, ठीक है। सिटीजन्स की सारी इंफॉर्मेशन स्टेट के पास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ तीन एस्पेक्ट्स हमें एनालाइज करने हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अगर हम देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पड़ा है ना, ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में, हम ये सोचते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका सबसे ज़्यादा रोल है, पूरी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को यही कंट्रोल करते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ वेरी नैरो व्यू, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इनके अलावा भी दूसरे एक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपके जो एनजीओज हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो अगर हमें इसकी कुछ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, हमें समझना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, सपोज ये 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कर रहा है इन 3 कंट्रीज को, तो ऐसा नहीं है कि तीनों में इक्वल इम्पैक्ट रहेगा, नहीं, किसी में ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, किसी में अलग तरीके से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो गेन्स हो रहे हैं, जो इकोनॉमिक गेन्स हो रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोग तो बहुत बेनिफिट कर रहे हैं, कुछ लोग कम बेनिफिट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन से हम क्या देखेंगे, हु गेट्स द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का, किसको कम फायदा हो रहा है, और किसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे अगेन वही आ गया कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अनइवन होता है, इवन नहीं होता। विद इन अ कंट्री भी हम रिच और पुअर का गैप देखते हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया है। I hope you are getting my point now. Globalization. It basically ensures greater economic flows among various countries, है ना। अभी जो flows है ये voluntary हो सकते हैं और forced भी हो सकते हैं, right? So ग्लोबलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक फ्लोज ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, एमएनसीज अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और तेज़ी से आ रही हैं। बट ये जो फ्लो है ये काफ़ी बार तो वॉलंटरी होता है, गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से करती हैं, बट काफ़ी बार ये फोर्स्ड होता है बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पावरफुल कंट्रीज। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1991 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने विड्रॉ कर लिया था काफ़ी सारे एरियाज से, है ना, प्राइवेटाइज कर दिया था। बट अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें तो इंडिया ने लोन लिया था फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, और इसीलिए वो जो लोन था उसके बदले इन्होंने फोर्स करा था इंडिया को कि आपको अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ट्रेड बैरियर्स नहीं लगा सकते हैं, बाहर की जो गुड्स आपकी कंट्री में आएंगे, जो इंपोर्ट्स आएंगे, आप उन पर टैक्सेस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बार ये वॉलंटरी होता है, काफ़ी बार ये फोर्स्ड होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कमोडिटीज़ का। सो हम देख सकते हैं ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज़, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो इंक्रीज हो ही रहा है। जो कंट्रीज है वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के चलते रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, जैसा हमने इंडिया के केस में देखा। कैपिटल, सेकंड एस्पेक्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल हैव बीन रिमूव्ड। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी कंट्री में, कैपिटल आ रही है, आप उन पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। इन्वेस्टर्स इन रिच कंट्रीज कैन इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज एज वेल, ठीक है। जो बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। क्यों? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज से इन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसा हम देख सकते हैं इंडिया में चीप लेबर मिलती है, ठीक है। तो जो ऐसा काम होता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो बाहर की कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड एस्पेक्ट है हमारा फ्लो ऑफ आइडियाज़।
है ना। तो इंटरनेट स्प्रेड हो रहा है, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस जो है वो स्प्रेड हो रही है, कॉल सेंटर्स हम देख सकते हैं, काम का आउटसोर्सिंग, जैसे हमने जो स्टार्टिंग में जो हमने एग्जांपल देखा कि वो कहाँ काम करता है, वो इंडिया में रहते हुए भी दूसरी कंट्री की कंपनी के लिए काम करता है। तो ये किस वजह से है, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज स्प्रेड हो रही है, इंटरनेट स्प्रेड हो रहा है, जिससे दो कंट्रीज के जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। हावेवर हम ये देखते हैं कि कमोडिटीज, कैपिटल, आइडियाज, ये तो काफी तेजी से इनका फ्लो चल रहा है, बट मूवमेंट ऑफ पीपल, दैट इज माइग्रेशन, थोड़ा लिमिटेड है। वाई? बिकॉज जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव गार्डेड देयर बॉर्डर्स विद वीजाज टू इंश्योर जॉब सिक्योरिटी फॉर देयर सिटीजन्स। तो जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, इन्होंने क्या करा है, वीजाज के थ्रू, ठीक है, अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें वीज़ा चाहिए होता है ना। तो वीज़ा के थ्रू अपने जो बॉर्डर्स उन्हें गार्ड कर लिया है, ताकि जो ज़्यादातर जो दूसरी कंट्री से जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ना आ पाए। बिकॉज होता क्या है, अगर दूसरी कंट्री के लोग आपकी कंट्री में आ रहे हैं तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब्स के लिए कॉम्पिटिटर्स है ना। आपके जो नेटिव लोग हैं उनके लिए तो वो कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी आपके नेटिव लोगों के लिए। तो अपने जो खुद के सिटीजन्स हैं उनके लिए जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो वीज़ाज के थ्रू माइग्रेशन को, फ्लो ऑफ पीपल को लिमिट कर देती हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा यूएसए है, अमेरिका है, जहां हम देखते हैं कि वीज़ा मिलना कितना मुश्किल होता है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जैसा हमने देखा कि भाई हमें देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, है ना, डिफरेंट आउटकम्स इन डिफरेंट एरियाज, मतलब अनइवन इम्पैक्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो कुछ कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है, कुछ कंट्रीज को कम फायदा होता है। तो इसी की वजह से काफ़ी एक इंटेंस डिविजन ऑफ ओपिनियन बन गया इन द वर्ल्ड। कुछ अगेंस्ट बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के, कुछ इन फेवर बात करते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट। अब होता क्या है, जो अगेंस्ट में बात करते हैं ना, दे आर वरीड अबाउट सोशल जस्टिस, राइट। सो दे आर वरीड अबाउट स्टेट विड्रॉवल फ्रॉम इम्पोर्टेंट सर्विसेज। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में कि भाई स्टेट काफ़ी सारे एरिया से विड्रॉ हो जाती है ना। तो ये जो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं ना, दे आर वेरी मच वरीड अबाउट दिस स्टेट विड्रॉवल। ये बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ही स्मॉल सेक्शन को बेनिफिट करता है, और जो लार्जर एरिया, लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल है वो अभी भी पॉवर्टी में जी रहा है ना, उसको ग्लोबलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फायदा हो ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं विद इन इंडिया ओनली, कि जो हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसको कितना ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा। जो छोटे मोटे फार्मर्स या लेबरर्स होते हैं उनको कितना लॉस होता है, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बहुत ही सस्ते में सेल करती हैं, है ना, और हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी महंगे बिकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल को ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट होता है। बिकॉज यहाँ पे देखो स्टेट विड्रॉल का फिर से एक पार्ट आता है, जो लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे काफ़ी सर्विसेज के लिए, जैसे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे देती थी, कुछ उनको अलग से कुछ प्रायोरिटाइज कर देती थी उनके इंटरेस्ट को। जो लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे अब वो बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट अब वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, उन सर्विसेज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। आई होप इट इज़ करेक्ट नाउ। अब आते हैं सेफ्टी नेट्स पे, ठीक है। अब ये जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं ना ग्लोबलाइजेशन के, इन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि हमें सेफ्टी नेट्स बनाने पड़ेंगे। ये जो सेफ्टी नेट्स है इनका पर्पस ये रहेगा दैट इट विल मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो गरीब जो सेक्शन है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का पड़ता है ये उसको रिड्यूस करेगा। आफ्टर दैट they say halt to economic globalization because it ruins the weaker economies। ये बोलते हैं कि जो weaker economies हैं, ठीक है, वो लॉस में है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को हमें रोकना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के कारण हम ट्रेड की भी बात करें ना, तो इंटरनेशनल अरेना में
ये जो ट्रेड है ये भी जो पावरफुल और बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके कंट्रीज है ना, उनके बीच में रहता है। जो छोटी मोटी वीकर इकोनॉमीज है वो इस ट्रेड में पार्ट नहीं ले पाती। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई वीकर इकोनॉमीज को तो फायदा हो नहीं रहा है, इसलिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को होल्ड कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। वो बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है दिस इज नथिंग बट रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज अगेन वही बात आ गई कि भाई पावरफुल कंट्रीज का डोमिनेंस है, चाहे आप ट्रेड में देखो, आप माइग्रेशन में देखो, फ्लो ऑफ आइडियाज, इंटरनेट सर्विसेज, एनीथिंग। जो डेवलप, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनका डोमिनेशन है, जो वीकर और डेवलपिंग कंट्रीज है दे आर एट लॉस ड्यू टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इसीलिए इन्होंने बोला रिकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि डोमिनेशन किसका है? पावरफुल कंट्रीज का। सो दिस इज रिकॉलोनाइजेशन, राइट। अब बात करेंगे एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो इसके फेवर में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जब डीरेगुलेशन होता है, डीरेगुलेशन मतलब जब स्टेट सर्विसेज से विड्रॉ करती है, जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज होता है, तो उसकी वजह से ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आपकी ट्रेड बढ़ती है। एंड ये बोलते हैं कि आज की जो टाइम है इसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज वेरी मच इनएविटेबल, राइट। बिकॉज हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। आप देखो हर कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है ना, किसी ना किसी तरीके से वो दूसरी कंट्री में डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, चाहे वो आप ऑयल्स की टर्म में देख लो, चाहे आप वो गोल्ड की टर्म्स में देख लो, आप स्पाइसेस या फिर मेडिसिनल प्लांट्स की उसमें देख लो, राइट। सो सारी कंट्रीज एक दूसरे पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज डेफिनेटली इनएविटेबल। दूसरी चीज़ यहाँ पे आते हैं कुछ मॉडरेट सपोर्टर्स। ये बोलते हैं कि हाँ, मॉडरेट मतलब जो बिल्कुल अगेंस्ट भी नहीं है, बिल्कुल फेवर में भी नहीं है। ये बोलते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस प्रोड्यूस करता है, बट हम इन चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, इन चैलेंजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एक्टिंग इंटेलिजेंटली विदाउट एक्सेप्टिंग इट अनक्रिटिकली। हमें ग्लोबलाइजेशन को अनक्रिटिकली मतलब क्या है? बिना एनालिसिस के एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को देखना है, उसको एनालाइज करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझने हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा इंटेलिजेंटली एक्ट करें, उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को कंस्ट्रक्ट करें, देन डेफिनेटली हम इसके जो चैलेंजेस हैं उनसे डील कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगेंस्ट में बताओ, फेवर में आप आर्ग्यूमेंट दो, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट कॉन्सिक्वेंस, कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, जो हमारे कल्चरल कॉन्सिक्वेंस, सिंपल सी बात है, एक एरिया के कल्चर पे इम्पैक्ट करेंगे, है ना। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं। पहली चीज कि ये जो कल्चर्स इन द वर्ल्ड है, हम देखते हैं वर्ल्ड में काफी सारे कल्चर्स हैं, एक कल्चर तो प्रिवेल नहीं करता। सो इट थ्रेटन्स द वेरियस एंड डाइवर्स कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कल्चर बन जाता है, जिसे बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है। ये जो यूनिफॉर्म कल्चर है ये कोई ग्लोबल कल्चर नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो पावरफुल कल्चर है, पावरफुल कंट्रीज का, डेवलप्ड कंट्रीज का जो कल्चर है, जिसे हम आजकल वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, वो डोमिनेट करने लगता है, राइट। और जो एक एरिया के जो लोकल ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं उनको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है, वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। जैसा हम देख सकते हैं इंडिया में भी किस तरह से वेस्टर्न कल्चर अब आता जा रहा है, ठीक है। एवरीवन एस्पायर्स टू बी लाइक द वेस्ट, राइट। चाहे आप ड्रेसिंग सेंस में देख लो, आप बोलने के तरीके में देख लो, हर चीज में हम कैसे एस्पायर करते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो इंग्लिश जो लोग बोलते हैं, हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह वी हैव टू बिहेव, उनकी तरह जो एट्रीब्यूट्स हैं हमें वो अपने में लाने हैं, राइट। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट करने लगता है, तो यहाँ पे कल्चरल होमोजेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। सो इट लीड्स टू द इमर्जेंस ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल बर्गर और ब्लू जीन्स हम देखते हैं, है ना। बर्गर हम देखो इंडिया का तो नहीं है ना,
हम बोलते हैं पूरे वर्ल्ड का भी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, ये भी वेस्टर्न कल्चर है, उसका डोमिनेंस हम देख सकते हैं बर्गर का ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्लू जीन्स, राइट, मतलब हर जगह लाइक ब्लू जीन्स इज वेरी मच नॉर्मल, राइट, एवरीवन वियर्स इट। सो देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट करने लगा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है टू द कल्चर्स, टू द ट्रेडिशनल कल्चर्स ऑफ वेरियस एरियाज, राइट। पर्टिकुलरली यहाँ देखो अमेरिकन बोला है ना। Now, domination over culture of politically and economically powerful countries over weaker countries. Exactly, यहाँ पे भी देखो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन आ गया। यूएसए, अमेरिका, जहाँ से हम बर्गर और ब्लू जीन्स का एग्जांपल ले रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और पावरफुल कंट्री है, मिलिटरीली भी डेवलप्ड है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसका डोमिनेशन ओवर वीकर कंट्रीज, ओवर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, करेक्ट। नाउ, world begins to like the dominant power, okay, world begins to look like, okay, so धीरे धीरे क्या होता है, the world begins to look like the dominant power wishes it to be। जैसा dominant power world को देखना चाहती है वो वैसे ही देखने लगता है। That's why we are seeing cultural homogenization। अनदर इसका एग्जाम्पल आता है मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, जॉर्ज रिट्जर, ठीक है। मैकडोनलाइजेशन किस तरह से, मैकडोनल्ड्स एक छोटी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम किस तरह से मैकडोनलाइजेशन होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, हर जगह। जैसे हमने अभी बर्गर का डोमिनेशन देखा, बट द थिंग इज जो मैकडोनलाइजेशन जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। लेट मी टेल यू इट इन वेरी ब्रीफ बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। यहाँ होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बर्गर्स या मैकडोनल्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैकडोनलाइजेशन मतलब है, आप अगर देखो ये अमेरिका है, यहाँ एक मैकडोनल्ड का आउटलेट है, ये सपोज इंडिया में है, ये आपका ब्रिटेन में है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, मान लो, ठीक है, 4 आपके मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं। आपको यहाँ पे हर जगह सेम टेस्ट ऑफ बर्गर मिलेगा ना, राइट। क्यों यहाँ पे सेम टेस्ट ऑफ बर्गर मिलेगा, बिकॉज सेम रेसिपीज हैं, वर्कर्स को एक ही डायरेक्शंस दिए कि इस तरह से बनाना है, सेम रेसिपी आपको फॉलो करनी है ना। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। यहाँ पे हम रेफर करते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, किस तरह से हर जगह हमें सेम टेस्ट और सेम सर्विस देखने को मिलती है ना। मैकडोनलाइजेशन इन फैशन इंडस्ट्री भी हम देख सकते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न जो ड्रेसिंग सेंस है, हम कैसे देखते हैं कि हर जगह हम उसी का होमोजेनाइजेशन देख सकते हैं, एक यूनिफॉर्म ड्रेसिंग सेंस हम देख सकते हैं, ठीक है। सो मैकडोनलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बर्गर्स या मैकडोनल्ड से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी मच ब्रॉडर कंसेप्ट जो हम आज के टाइम पे हर जगह हर कंपनी में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो यहाँ देख सकते हैं श्रिंकिंग ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। जो रिच कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स कल्चर से उसका डिक्लाइन होता जा रहा है और एक अमेरिकन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर अब डोमिनेट करता है। समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे कि कल्चर को पॉजिटिवली कैसे इफेक्ट करता है। हम देखो जो कल्चर्स है वो स्टैटिक तो नहीं है ना, हर एक कल्चर कोई ना कोई दूसरे कल्चर से इम्पैक्ट होता ही है ना। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, हमारी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली होती हैं हर कल्चर में, है ना। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आ रही हैं, वेस्टर्न डोमिनेंस जो आ रहा है कल्चर में, इट एनलार्जेस हमारा आवर चॉइस, ठीक है। हमारे जो चॉइसेस हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है टू चूज फ्रॉम, वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाते हैं। हमारे पास अब लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस नहीं है। आप डेली लाइफ में देख लो, आप कोई नॉर्मल सी चीज़ ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पाइस ले लो, ठीक है, कोई भी मसाला या फिर कोई भी आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई भी फेस वॉश या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट, आप देखो कितने ज़्यादा चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है ना, कितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड एट टाइम्स वी एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि कौन सा चूज़ करना है। सो यहाँ पे ये बताया है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है वो हमारे ऑप्शंस को और ज़्यादा वाइड बनाती हैं, चॉइसेस को हमारी जो है उसको एनलार्ज करती है। इट मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशंस। यहाँ पे ये बोला है कि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है,
एट टाइम्स हमारे कल्चर को मॉडिफाई करते हैं, बट हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको हार्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बर्गर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर मसाला डोसा। आज के टाइम पे भी इंडिया में बर्गर डेफिनेटली हम बोल रहे हैं डोमिनेट कर रहा है, सब लोग बर्गर्स खा रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर मसाला डोसा, जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज है जिसे हम घर का खाना भी बोलते हैं, है ना, उसका तो बर्गर सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता ना। तो जो हमारा ट्रेडिशनल जो ये खाना है, मसाला डोसा है या कोई भी हमारा ट्रेडिशनल खाना, उसको ओवर पावर बर्गर नहीं कर रहा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दूसरी चीज़, हम देखो ब्लू जीन्स का एग्जाम्पल लिया था ना, बट आज के टाइम पे हम कुर्ती और जीन्स कितना ज़्यादा क्लासिक और कितना ज़्यादा फेमस कॉम्बिनेशन है, राइट। सो खादी कुर्ता, ब्लू जीन्स, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहला जो नेगेटिव था उसमें हमने देखा कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यूनिफॉर्म कल्चर। बट यहाँ हम देखते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ईच कल्चर बिकम्स मोर डाइवर्स एंड डिफरेंट, ठीक है। कल्चर में नए नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं रादर देन डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल कल्चर कंप्लीटली, करेक्ट। नाउ अब हम आते हैं, आई होप ये जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ये अच्छे से क्लियर है। अब हम आते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन पे, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं इंडिया में कॉलोनियल पीरियड की, ठीक है, जो कॉलोनियल इंडिया था, इंडिया वॉज बेसिकली इस टाइम पे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। जो प्राइमरी गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क, रॉ मटेरियल जो होते थे उसे एक्सपोर्ट करता था, बाहर से फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करता था, है ना। ये हम देखो कि यहाँ क्या बता रखा है कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करता है, इट इज़ नॉट अ न्यू और रीसेंट कॉन्सेप्ट। इंडिपेंडेंस के बाद क्या आता है, प्रोटेक्शनिज्म आता है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ताकि जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल आर्टिजन्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। तो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म आया। हाउएवर यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक की जो इम्पोर्टेंट एरिया जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, इनको इनफ एंड एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल पाई, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, राइट। फिर 1991 में, ये देखो पूरी हिस्ट्री काइंड ऑफ हो गई है ना। कॉलोनियल पीरियड में क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1991 में आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसा मैंने बताया एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। यहाँ पे अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी गई है, इंपोर्ट्स अलाउ कर दिए हैं, डीरेगुलेशन होने लगा है, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन होने लगा है, राइट। सो ये रही हमारी इंडिया की ग्लोबलाइजेशन की ब्रीफ हिस्ट्री। अब आते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के क्या क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है। पहली चीज, लेफ्ट से क्रिटिसिज्म आता है और राइट से क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है। लेफ्ट वाले क्या बोलते हैं, जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन है ये एक्चुअली में ग्लोबल कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, बहुत स्टार्क कंट्रास्ट हो जाता है रिच और पुअर में, सेम ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, जिसमें रिच और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर लोग और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो वीक स्टेट है, ठीक है, वीक स्टेट मतलब जो स्टेट अब वीक हो गई है ना, पहले तो क्या था, प्रॉपर वेलफेयर स्टेट थी, अब एक मिनिमलिस्ट स्टेट बन के रह गई है। इट लीड्स टू रिडक्शन इन स्टेट कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट द पुअर, एग्जैक्टली बिकॉज स्टेट ने काफ़ी सारे फंक्शंस जो वो पहले परफॉर्म करती थी वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेट की जो कैपेसिटी थी टू प्रोटेक्ट द पुअर, कुछ सब्सिडी देके, कुछ फ्री में, कुछ भी हम बोलते हैं, कोई पॉलिसीज जो गवर्नमेंट चलाती है ना, उससे पुअर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाता था, बट अब वो नहीं हो पा रहा, राइट। अब हम देखते हैं राइट से क्या क्रिटिसिज्म आता है। जो राइट वाले हैं ना, उनके तीन डायमेंशन है पॉलिटिक्स, इन्हें भी फियर है कि भाई स्टेट वीक हो रही है तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आएगा। इकोनॉमिक डायमेंशन में ये बोलते हैं वी हैव टू रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्शनिज्म, इन्हें नहीं चाहिए ग्लोबलाइजेशन, ये चाहते हैं हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, हम इम्पोर्ट्स को अलाउ ना करें, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करें, और हम वापस से वो प्रोटेक्शनिज्म लगा दें जिसमें हम विद इन कंट्री चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट।
कल्चरली क्या आता है, ये भी यही समझते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये ट्रेडिशनल कल्चर्स को, जो हमारी एज ओल्ड वैल्यूज हैं उसको हार्म करता है। करेक्ट। सो ये राइट में हम 3 डायमेंशंस में अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन में काफी सारी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी हुई हैं। ठीक है ना। ये जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स है ये नहीं बोलती दैट हम कंप्लीटली अपोजिट हैं, कंप्लीटली हम अपोज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, नहीं। दे बेसिकली अपोज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वीकर सेक्शंस को, डेवलपिंग कंट्रीज को हार्म करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। क्लियर है? दिस इज द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन वाला सेक्शन, राइट। आगे आते हैं। 1999 में एक WTO की मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटेस्ट एट सिएटल। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हुए? बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। इन्होंने बोला कि भाई जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करती हैं जिनसे सिर्फ उनको फायदा होता है, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको यहाँ पे नुकसान होता है। इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर इग्नोर्ड, राइट। सो यहाँ पे क्या अगेन ये क्या बता रहे, डोमिनेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर है? आगे हम देख सकते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे बेसिकली हमने नोटिस करा वर्ल्ड सोशल फोरम में कोalition बना। ठीक है, कोalition ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट। ये जो कोalition बना इन सारे लोगों का, ये सारे ही लोग दे वर ओपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बिकॉज ये अगेंस्ट, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। सो ये सारे लोग, ठीक है, दे वर ओपोज टू द न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ये जो WSF है इसकी जो पहली मीटिंग थी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQ पर्पस, फॉर CUET एज वेल। पहली मीटिंग हुई थी इनकी 2001 में ब्राजील में, और जो फोर्थ मीटिंग थी वो हुई थी 2004 मुंबई में। बिकॉज ये इंडिया में हुई थी, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करा गया है। ठीक है, तो काफी सारी सोशल मूवमेंट्स रही हैं इंडिया में अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ये जो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन है हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अगेन लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। लेफ्ट विंग लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने भी काफी सारे प्रोटेस्ट को लीड करा है अगेंस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो उसके जो ट्रेडिशनल एरियाज थे वहाँ से वो विड्रॉ कर लेती है और कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर देती है। और क्या होता है लिबरलाइजेशन का मतलब, ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई रेस्ट्रिक्शन ना होना। दिस इज व्हाट लिबरलाइजेशन इज। यहाँ पे अब 2 इम्पॉर्टेंट रोल आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लीड करे हैं ये प्रोटेस्ट और इंडियन सोशल फोरम ने भी। ठीक है, दूसरी चीज आती है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पे काफी सारे ट्रेड यूनियंस बनाए जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को लीड करा, एंड देयर वर आल्सो यूनियंस जो कि फार्मर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये 2 तरह के यूनियंस ने MNCs के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा है। थर्ड पॉइंट, ये जो लेफ्ट विंग वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट पेटेंटिंग ऑफ प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स। ठीक है, इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुए हैं कि दिस इज नॉट राइट, कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो जैसे कि नीम जो एक प्लांट है उसको पेटेंट करा लिया है अमेरिकन और यूरोपियन फर्म्स ने। ठीक है, राइट विंग का जो मेन रेजिस्टेंस है वो आता है अगेंस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न जो कल्चर है वो डोमिनेट कर रहा है। हम देख सकते हैं कि जो फॉरेन टीवी चैनल्स आजकल लोग देखते हैं, वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन भाई इंडियन कंसेप्ट तो नहीं है ना, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। वेस्टर्न ड्रेसेस जो है ना, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स। आजकल जो गर्ल्स का जो हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट जो वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ जा रहा है, राइट। सो ये है राइट विंग का जो मेन फोकस ऑफ रेजिस्टेंस है, और ये है लेफ्ट विंग का।
क्लियर है? सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज, आई थिंक ये 6 मार्क्स में आता है आपके बोर्ड्स में, राइट? तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस, राइट? सो आई वुड सजेस्ट इसको अच्छे से करके जाओ और लॉन्ग आंसर्स के तरीके से इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? सो आई होप कि आपने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, हाईलाइट करी होंगी चीज़ें, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं है, ठीक है, ईजी सा चैप्टर है। सो आई होप दैट इट हेल्प्स you and you like this video, and if you did, then please hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.